तो चलिए फ्रेंड्स, हम कैपेसिटेंस के चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं और कैपेसिटी के इस चैप्टर में आज हम आपको पढ़ा रहे हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को तो मैं केवीएल की मदद से एक बार डिस्कस कर चुका था। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। उसके पहले आपको एक क्वेश्चन करना होगा एज अ बैकग्राउंड टू बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। मान लीजिए ये C1 है, ये C2 है और ये XC1 है और ये XC2 है, मतलब 4C1 जैसे या 4C2। ये पॉइंट बस ये V वोल्ट की बैटरी है। अब ये पॉइंट जो है A है, मे बी ये B है, मैंने तो B दिया इसका नाम, ये X है और ये Y है और ये D है और ये E है। ऐसे मैंने नाम आपका दिया है। आपको भी X बताना है और भी Y बताना है। इस सर्किट में आपको भी X बताना है और भी Y बताना है। मैं पहले तो इस लूप में चलता हूँ। ये X अलग है और ये वाला X अलग है। पहले मैं इस लूप में चलता हूँ और इन दोनों पे मिला के वोल्टेज V गिर रहा है। इस लूप में एक बैटरी आ रही है और दो कैपेसिटर आ रहे हैं, तो ये वोल्टेज राइज है और यहाँ वोल्टेज ड्रॉप्स है। तो आप जानते हैं, हमने एक बार ये पढ़ा था कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो कैपेसिटर जुड़ा होता है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो कैपेसिटर जुड़ा होता है, उस पर जो ड्रॉप होता है वही उसकी प्राइमरी प्लेट का पोटेंशियल होता है। तो एक्चुअली मुझे C2 पे ड्रॉप निकालना है। जो Vx है ना, वो Vc2 है और Vc2 है पड़ोसी की कैपेसिटी अपॉन टोटल कैपेसिटी इनटू अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, ये लाइन आप चाहें तो एक बार फिर से लिख दीजिए। potential drop across the capacitor, potential drop across the capacitor connected to negative terminal of battery, potential drop across the capacitor connected to negative terminal of battery is equal to the potential of its primary plate, is equal to the potential of its primary plate. ये इस लूप में बैटरी के नेगेटिव से ये जुड़ा है। यहाँ जो ड्रॉप है वो इस पॉइंट का पोटेंशियल है। अगर मुझे X पर पोटेंशियल चाहिए तो इस लूप में मैं C2 पर ड्रॉप निकालता हूँ और C2 में जो फील्ड बनती है उस पर जो ड्रॉप है वो पड़ोसी की कैपेसिटी अपॉन टोटल कैपेसिटी होती है, राइट। इसी तरह भी Y देखते हैं। अब हम इस लूप में बात करेंगे। इस लूप में एक बैटरी है और दो कैपेसिटर है। जरूर इसका सारा वोल्टेज कुछ यहाँ गिर रहा है और कुछ यहाँ गिर रहा है। फिर से मैं यह देखता हूँ कि यहाँ ड्रॉप कितना है। जो भी यहाँ ड्रॉप है वो पॉइंट Y का पोटेंशियल है। तो जो भी Y है वो है XC1 अपॉन XC1 प्लस XC2 इंटू V। तो Y का जो पोटेंशियल है वो भी वही आ रहा है, C1 प्लस C2 इंटू V। जितना ये आएगा वही आ रहा है, C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल वोल्टेज, राइट। हम एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। अगर सर्किट इस तरह से बना हो कि ये जो इसका और इसका कैपेसिटीज का रेशियो है वही अगर इनका रेशियो है, तो जो यहाँ ड्रॉप होगा वही यहाँ ड्रॉप होगा, या जो यहाँ ड्रॉप होगा वही यहाँ ड्रॉप होगा। V में से यहाँ ड्रॉप जितना हुआ होगा उतना ही यहाँ हुआ होगा, तभी तो बचा हुआ वोल्टेज यहाँ और यहाँ सेम है। अगर मैं 10 वोल्ट लेके चला था तो 4 वोल्ट यहाँ गिरा, फिर 6 वोल्ट का बचा,
और 10 में से 4 वोल्ट यहाँ गिरा होगा, ये भी 6 वोल्ट तक बचा होगा। जो ड्रॉप यहाँ होगा वही ड्रॉप यहाँ होगा, इसलिए इनके पोटेंशियल बराबर आ रहे हैं। तो एक्स का पोटेंशियल है वही वाई का पोटेंशियल है। अगर रेशियोज में सिमेट्री है, अगर रेशियोज मैच हो रहे हैं, देखो वोल्टेज का बंटवारा भी कैपेसिटीज के रेशियो में होता है, चाहे वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो चाहे इनवर्स प्रोपोर्शन हो, वोल्टेज का बंटवारा भी कैपेसिटीज के रेशियो में होता है। और यहाँ भी, यहाँ पे रेशियोज मैच कर रहे हैं, यहाँ पे रेशियोज मैच कर रहे हैं, ये अपॉन ये भी 1/x है और ये अपॉन ये भी 1/x है। लिखिए, लिखिए इन सीरीज distribution of voltage takes place in series, distribution of voltage takes place in inverse proportion of capacities, in inverse proportion of capacities. So if in a circuit the ratio of capacities is same, the ratio of capacities is same, then voltage drops, corresponding capacitors will be same. Voltage drop across the corresponding capacitors will be same. बस सर पिछला वाला पॉइंट रिपीट कर दोगे? इनका रेशियो 1/x है और अगर इनका रेशियो भी 1/x है, अगर ऐसा है तो फिर वोल्टेज दोनों में सेम गिरेंगे और जरूर x और y का पोटेंशियल सेम होगा, जरूर x और y का पोटेंशियल सेम होगा। ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 6 है और ये 3 है और ये 2 है और ये 1.5 है और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। 6/3 कर लेता हूँ उसको, ये 6/3 2 है और 3/1.5 भी 2 है और ये 10 वोल्ट की बैटरी है। अब कहता हूँ मैं VA और VB निकालिए। चलिए मैं पहले ये कहता हूँ कि इस पे ड्रॉप निकालिए, इस पे ड्रॉप निकालिए। मैं कहता हूँ ये V1 है सपोज और ये V1 डैश है, तो एक बार आपको V1 निकालना है और एक बार आपको V1 डैश निकालना है। अब V1 इस लूप को देखिए, खाली इस लूप को देखिए, आप इसको हटा दीजिए कि थोड़ी देर के लिए इसे बुला सकते हैं आप। अगर कॉमन ब्रांच में कैपेसिटर नहीं है तो दोनों ब्रांचेस एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होती हैं। अगर यहाँ एक कैपेसिटर नहीं है तो ये दोनों ब्रांचेस एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होती हैं। अगर आप ऊपर वाली ब्रांच में कुछ कर रहे हैं तो आप नीचे वाली ब्रांच को फॉर टाइम भी बुला सकते हैं। ठीक है, ये लाइन भी चलिए लिख लीजिए, कहीं बेटर समझ में आएगी। लिख दीजिए देयर इज नो कैपेसिटर इन कॉमन ब्रांच। कॉमन ब्रांच में पढ़ाया था यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन। If there is no capacitor in common branch, then the two branches, ये वाली जो branches हैं, the two branches are independent of each other. The two branches are independent of each other. That is, if something is to be calculated in one branch, if something is to be calculated in one branch, then the other parallel branch can simply be removed. Then the other parallel branch can simply be removed. ये लॉ हालांकि बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। ये सिर्फ कब काम आएगा जब यहाँ कैपेसिटर ना हो, यहाँ पर या यहाँ पर। अगर बैटरी से चिपका हुआ एक कैपेसिटर बैटरी के सीरीज में है, अगर एक कैपेसिटर बैटरी के सीरीज में चिपका हुआ है तो फिर ये दोनों ब्रांचें एक दूसरे के इंडिपेंडेंट नहीं। पर बाय चांस अगर ऐसा सवाल कभी आ जाता है कि बैटरी के सीरीज में कोई कैपेसिटर है ही नहीं, सीधे ये दो ब्रांचेस पैरेलल में हैं, तब अगर आपको ऊपर की ब्रांच में कुछ निकालना है तो आप इस ब्रांच को
को टाइम भी हटा सकते हैं ऐसा। अब जो V1 होगा यानी जो यहाँ ड्रॉप होगा वो होगा पड़ोसी की कैपेसिटी अपॉन टोटल कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय 10, हो जाएगा 3/9 इंटू 10 यानी कि 10/3 वोल्ट हो जाएगा। इस पर जो वोल्टेज गिरा वो 10/3 है और यहाँ जो बचा वो 10 माइनस 10/3 है। जो ए का पोटेंशियल है वो 10 माइनस 10/3 है और 10 माइनस 3.33 है वो 6.67 और वही पूरा यहाँ ड्रॉप हो जाएगा। जितना यहाँ का पोटेंशियल है 10 में से 3.33 यहाँ गिरा तो 6.67 यहाँ बचा और वो पूरा यहाँ ड्रॉप हो जाएगा और इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अब इस वाली ब्रांच को देखते हैं, ये 3 था और ये 1.5 था और इस पॉइंट का नाम B था और क्योंकि मैं इस ब्रांच में काम कर रहा हूँ अब मैं इसको हटा सकता हूँ बिकॉज द टू ब्रांचेस आर एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। अगर मैं एक ब्रांच को रिमूव करूंगा तो दूसरे के अक्रॉस किसी वोल्टेज वगैरह में फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे इस पर वोल्टेज ड्रॉप चाहिए, मुझे V1 डैश चाहिए, मुझे यहाँ ड्रॉप चाहिए तो पड़ोसी की कैपेसिटी अपॉन टोटल कैपेसिटी इनटू टोटल वोल्टेज 1.5 अपॉन 4.5 इंटू 10, ये भी 10/3 हो गया, ये भी 3.33 हो गया। 10 में से 3.33 यहाँ गिरा तो B का जो पोटेंशियल है वो फिर एक बार वही है 6.67। 10 में से 3.33 यहाँ गिरा, यहाँ 6.67 बचा और वो पूरा वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो गया और तभी ये 0 वोल्ट पे आ गया क्योंकि बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा है। बात क्लियर है? बात क्लियर है कि ये मैंने 6 लिया था और ये 3 लिया था, जो इन दोनों का रेशियो है वही अगर इन दोनों का रेशियो है, अगर रेशियोज मैच कर रहे हैं तो फिर वोल्टेज ड्रॉप सेम होंगे। अगर ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये तो फिर रेशियोज मैच होंगे, फिर वोल्टेज ड्रॉप सेम होंगे। जो वोल्टेज इस पे गिरेगा वही इस पे गिरेगा तो 10 में से जो यहाँ गिर गया उसके बाद जो यहाँ बचा वो B के बराबर है। बस यही हमने सीखा। ठीक है, गॉट इट। अगर रेशियोज मैच कर रहे हैं तो यहाँ ड्रॉप और यहाँ ड्रॉप सेम है, यहाँ ड्रॉप और यहाँ ड्रॉप सेम, इसलिए इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। ये है ऐसी टिपिकली ये डायग्राम दोबारा बना दीजिए। जो स्टैंडर्ड डायग्राम है व्हीटस्टोन ब्रिज बनाए जाने का तो ये है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये बैटरी है, ये आप A, B, C और D ये मान लीजिए। व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो ये है। अब इसमें हम कह रहे हैं हमें बैटरी के पॉजिटिव से होके नेगेटिव पे जाने का एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। चार्ज को बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाने के दो इंडिपेंडेंट रास्ते हैं। एक रास्ता ये है, ये वैसे ही सर्किट है जैसा अभी बनाया था, ये वैसे ही सर्किट है, ये C1 C2 है, ये C3 C4 है। अब क्या ये वायर जो होते हैं फ्लेक्सिबल वायर होते हैं, जैसा आप लैब में यूज करते हैं, तो आप इसको वायर को थोड़ा खींच देंगे तो ये ऐसा खड़ा हो जाएगा, इसको यहाँ खींच देंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये तो वायर है, ये जो वायर है ये फिक्स नहीं है, इनको आप जैसा मर्जी चाहे सेम प्लेन में खींच लो या ऊपर हवा में उठा लो। इन दोनों को मैंने यहाँ खींच इस पॉइंट से पकड़ के यहाँ ले गया तो ऐसा बन गया, और इनको यहाँ पकड़ के उंगली से यहाँ ले गया तो ऐसा बन गया। ये तो कैसे भी रीअरेंज किए जा सकते हैं। मैं तो इस बैटरी को, इस वाले वायर को अंदर यहाँ भी रख सकता हूँ, ये तो वायर है ना, वायर है, आप उसे आगे पीछे ले जा सकते हैं या ऊपर खड़ा कर सकते हैं, उठा के अंदर यहाँ से इस बैटरी को उठा के यहाँ रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, ये सर्किट वही है जो अभी पहले पढ़ा था। मेरा ये कहना है कि एक
रास्ता ये है और एक रास्ता ये है, ये दो पैरेलल रास्ते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि इफ C1 by C3 is equal to C2 by C4, C2 by C4, then VD is equal to VD, ये लिख दीजिए। अगर C1 by C3 C2 by C4 के बराबर है तो B और D सेम पोटेंशियल पर हैं। और अगर ये सेम पोटेंशियल पे हैं तो अगर इनके बीच में मैंने एक कैपेसिटर और जोड़ दिया, इनके बीच में मैंने एक कैपेसिटर और जोड़ दिया C5, लिख दीजिए। कैपेसिटर C5 is connected between B and D as shown. A capacitor C5 is now connected between B and D as shown. तो इस कैपेसिटर का होना या ना होना सर्किट में एक ही बराबर है कि नहीं? क्योंकि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर C1 by C3 C2 by C4 के बराबर है, तो आप जानते हैं कि इस लूप को जब आप देखोगे तो जो C3 पे ड्रॉप होगा वही लूप इस लूप में वही ड्रॉप C1 पे होगा। C1 पे ड्रॉप और C3 पे ड्रॉप बराबर है, तो B और D सेम पोटेंशियल पर है। और अगर ये सेम पोटेंशियल पे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो अगर मैं यहाँ कैपेसिटर जोड़ भी दूंगा तो इस कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं जाएगा। लिख दीजिए, नो चार्ज विल फ्लो इन C5, नो चार्ज विल फ्लो इन C5। This is called bridge capacitor. इसको ब्रिज कैपेसिटर कहते हैं। This is called bridge capacitor. क्योंकि it acts as a bridge between two parallel paths. It acts as a bridge between two parallel paths. एक पाथ ये है, चार्ज के पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे जाने का एक रास्ता ये है, और बैटरी के पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे जाने का एक रास्ता ये है। इन रास्तों को ये ब्रिज जोड़ता है, इसका नाम ब्रिज कैपेसिटर है। और इस समय ब्रिज में कोई चार्ज नहीं जाएगा। लिख दीजिए, नो चार्ज इज स्टोर्ड इन C5. No charge is stored in C5, so it should not be included. It should not be included in calculation of C equivalent. It should not be included in calculation of C equivalent. ठीक है, बस। अगर हम ये C5 रिमूव कर देना तो हम लोगों को ये सर्किट ऐसा देते हैं ब्रिज वाला, और कहते हैं इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालो। इसकी कैपेसिटी निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों सीरीज में नहीं है और ये दोनों पैरेलल में नहीं है। ये सीरीज में नहीं है क्योंकि ये पॉइंट इग्नोर्ड है और यहाँ भी चार्ज जा रहा है, इन दोनों में चार्ज सेम नहीं है। और ये दोनों पैरेलल में नहीं है क्योंकि ये एंड एक ही पॉइंट पे हो रहे हैं, पर ये स्टार्ट अलग अलग पॉइंट से हो रहे हैं। अभी कोई दो न गारंटी से सीरीज में है और न कोई दो गारंटी से पैरेलल में है। तो हमने केवीएल से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके 3 इक्वेशन बना के पूरा सर्किट सॉल्व किया था अनबैलेंस ब्रिज का। आज वो काम आसान हो जाएगा। अगर ये रेशो मैच कर रहे हैं तो आप जानते हैं किसी काम का नहीं है। बस आप ऐसा लिख दीजिए आगे अगली लाइन में, अगली लाइन में लिख दीजिए, इफ अ सर्किट हैज effectively 5 capacitors, if a circuit has effectively 5 capacitors and 4 nodes, यहाँ पे and 4 nodes, ये एक नोड, 2 नोड, 3 नोड, 4 नोड, यहाँ पे भी 3 बार मिल रहे हैं, यहाँ पे भी 3 वायर्स मिल रहे हैं, यहाँ पे भी 3 वायर्स मिल रहे हैं और यहाँ पे भी 3 वायर्स मिल रहे हैं। ये 4 नोड है। If a circuit has effectively 5 capacitors, effectively को अंडरलाइन कर देना जरा। If a circuit has effectively 5 capacitors and 4 nodes, then it is possibly a question of Wheatstone bridge. It is possibly a question of Wheatstone bridge.
अगर 5 कैपेसिटर्स हैं, 1 2 3 4 5, अगर 5 कैपेसिटर्स हैं और 4 नोड्स हैं तो ये ब्रिज है। इतनी सारी नोड्स हैं ना, 4 नोड्स हैं, तो कोई दो गारंटी से आपको सीरीज में मिलने वाले नहीं है, कोई दो गारंटी से आपको पैरेलल में मिलने वाले नहीं है। आप सीरीज पैरेलल मेथड से आप इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी नहीं निकाल सकते। एक ही तरीका है, अनबैलेंस ब्रिज, केवीएल लगाइए, हर एक में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करिए, अब उसके आगे लिख दीजिए, उसके आगे लिख दीजिए चेक द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग कैपेसिटीज, check the ratio of corresponding capacities, और यही लिख देते हैं if C1 by C3 is equal to C2 by C4, if it is found that ऐसा लिखो, अच्छा, if it is found that the ratio of the two capacities starting from one node, say A, if the ratio of two capacities starting from one node, say A, is same as the ratio of the two capacities starting from same node, say C, अगर इनके रेशियो मैच कर जाएं, then it is a case of Wheatstone bridge, नहीं, then it is a case of balanced bridge। ये ब्रिज तो है, अगर रेशियो मैच कर रहा है तो बैलेंस ब्रिज है। वो इतना आसान नहीं है ये पहचान पाना कि आपको किसका अपॉन किसका रेशियो चेक करना है, बड़ा कठिन है। किसका रेशियो अपॉन किसका रेशियो चाहिए वो बड़ा आसान नहीं है। एनीवे हमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। अगर ये बैलेंस ब्रिज है तब तो काम बड़ा सीधा है, इसको रिमूव कर दीजिए, लिख दीजिए आगे, इफ इट इज अ बैलेंस ब्रिज, then remove the bridge, now B and D are no longer nodes। अगर आपने ब्रिज हटा दिया तो B और D अब नोड नहीं बचे, तो आपको पता है अब कि ये दोनों सीरीज में और इनका रिजल्टेंट पैरेलल में, ठीक है ना। अगर B नोड नहीं बचा तो B के लेफ्ट और राइट में जो कैपेसिटर है वो सीरीज में है, ऐसा लिख दीजिए, if B is no longer a node, B oblique D कर दीजिए, B oblique D are no longer nodes, then the capacitors to their left and right are in series। अगर B नोड नहीं बचा तो इसके लेफ्ट और राइट वाला कैपेसिटर सीरीज में है, अगर D नोड नहीं बचा तो इसके लेफ्ट और राइट वाला कैपेसिटर सीरीज में है, अगर B नोड नहीं बचा तो इसके लेफ्ट और राइट वाला सीरीज में है, और अगर D नोड नहीं बचा तो इसके लेफ्ट और राइट वाला भी सीरीज में है। अब हम प्रॉब्लम नहीं है, अब हम सीरीज पैरेलल लगा सकते हैं। जब तक ये ब्रिज जिंदा है तब तक हमारी प्रॉब्लम है, क्योंकि तब तक हम ये नहीं बता सकते कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है ही नहीं। पर अगर ये ब्रिज बैलेंस निकल गया बाय चांस, ये रेशियो मैच कर गए, अगर ये रेशियो मैच जो इसका रेशियो है वही अगर इनका रेशियो है, तो यहाँ हमें पता है कोई चार्ज जाएगा ही नहीं। अब ये नोड है ही नहीं, पूरा मिटा दो, अस्तित्व ही खत्म कर दो। तुम्हें सिर्फ वे पॉइंट अंत तक जिंदा रखने रहते हैं जिनके बीच बैटरी जुड़ी है, बी और डी को तुम पूरे ही मार डालो, अब ये दोनों सीरीज में और इनके रिजल्टेंट पैरेलल में है, और हम इक्विवेलेंट कैपेसिटी बड़े आराम से निकाल लेंगे। और अगर ये रेशियो मैच नहीं कर रहा है, आगे लिख दीजिए, if the ratios do not match, then it is a case of unbalanced bridge। अगर रेशियो मैच नहीं कर रहे, that is the case of unbalanced bridge। Now the bridge capacitor cannot be removed, and the circuit should be solved by KVL। मेथड्स उसके और भी हैं, पर आप सब सिर्फ KVL से करिएगा, वही हमारे सिलेबस में।
कोई ऐसा मैजिकल मेथड होता तो मैं आपको पढ़ा देता उस मेथड। कोई मैजिकल मेथड होता तो मैं उस मैजिकल मेथड को आपको पढ़ा देता। ओके, ऑल राइट। आप हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग दे दीजिए हाउ टू आइडेंटिफाई ब्रिज, हाउ टू आइडेंटिफाई द ब्रिज। अगर ये सर्किट एग्जैक्टली इसी रूप में बनाया गया है, इस रूप में आप ब्रिज को पहचानते हैं कि ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है, और ये दोनों रास्तों को जोड़ने वाला ब्रिज है। हाउ टू आइडेंटिफाई द ब्रिज। मेरा ये कहना है कि भाई अगर सर्किट में 4 नोड्स हैं ABCD, और तुम्हें A और B के बीच बैटरी जोड़ी गई है, अगर A और B के बीच बैटरी जोड़ी गई है, या मतलब तुम्हें A और B के बीच कैपेसिटी निकालनी है, तो बस दूसरी जो 2 नोड्स है ना, A और C के बीच बैटरी जोड़ी है, जो बची हुई 2 नोड्स है ना, बस उनके बीच में जो कैपेसिटर जुड़ा है वो ब्रिज है। ये लिख दीजिए, लिख दीजिए। If we have to find C equivalent, if we have to find C equivalent between A and C, if we have to find equivalent capacity between A and C, then the capacitor connected between the other 2 nodes, then the capacitor connected between the other 2 nodes is the bridge. Capacitor connected between the other 2 nodes is the bridge. ये जो 2 nodes हैं, इनके बीच में जो कैपेसिटर जुड़ा वो ब्रिज, वो ब्रिज। अब आपको यही चेक करना पड़ता है कि A से जो कैपेसिटर स्टार्ट हो रहा है, A से B की तरफ जाने वाला कैपेसिटर, और A से D की तरफ जाने वाला कैपेसिटर, और C से D की तरफ जाने वाला कैपेसिटर, और C से D की तरफ जाने वाला कैपेसिटर। अब आपको ये रेशियो कैलकुलेट करने पड़ते हैं। ठीक है, आपने कहा B और D नोड्स हैं और A और C के बीच बैटरी जुड़ी है, तो A से एक बार B की तरफ जाओ, फिर A से D की तरफ जाओ, फिर C से D की तरफ जाओ, फिर C से D की तरफ जाओ, और ये चेक करो, चेक दीज रेशियो, चेक दीज रेशियो। आइडियली ये सब करना चाहिए, हम हालांकि करते नहीं है। चेक दीज रेशियोज। क्या? A और C के बीच बैटरी निकालनी है, तो एक नोड है B और एक नोड है D, तो एक बार A से D की तरफ जाओ और एक बार A से D की तरफ जाओ, फिर एक बार C से D की तरफ जाओ और एक बार C से D की तरफ जाओ। ये बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि डायग्राम में आप कई बार उल्टा रेशियो भी चेक कर सकते हैं, उल्टा रेशियो चेक कर सकते हैं। डायग्राम इतना मोड़ तोड़ के बनाते हैं ये कि आप इसे पहचान नहीं पाते हो कि कौन सा कैपेसिटर कहाँ लगा है। इनका क्या जाता है, उठा के डायग्राम इस वायर को उन्होंने खींच के इतना लंबा यहाँ ला दिया, ये डायग्राम को बहुत मोड़ तोड़ देंगे, तो आइडेंटिफिकेशन इतना आसान नहीं होगा आपके लिए। इसलिए अगर A और C के बीच कैपेसिटी निकालनी है और X और Y दूसरे 2 नोड्स हैं, तो एक बार A से X जाओ, एक बार A से Y जाओ, फिर एक बार C से X जाओ और एक बार C से Y जाओ, और ये रेशियो अगर मैच कर रहे हैं तो ब्रिज बैलेंस्ड। फिर ब्रिज वाले को हटा दो, और खाली ब्रिज ही नहीं हटेगा, उसकी जो नोड के जो नाम थे ना वो भी हट जाए। अगर X और Y के बीच ब्रिज जुड़ा था तब X और Y पॉइंट के नामो निशान नहीं बचेंगे। आपको खाली ये पहचानना है कि कौन से 2 सीरीज में है, ये सर्किट में पहचानना रहता है। अगर ये नोड खत्म हो गया, अगर ये नोड खत्म हो गया तो ये दोनों सीरीज में, फिर ये दोनों सीरीज में। आप एक वार्निंग लिख दीजिए, एक वार्निंग लिख दीजिए, इफ वी हैव टू कैलकुलेट कैपेसिटी बिटवीन P and Q, if we have to calculate capacity between P and Q, then retain P and Q till end. P और Q को end तक जिंदा रखिए, P और Q को end तक जिंदा रखिए। और सबसे बड़ी बात ये लिख दीजिए, कैपेसिटर्स टू द लेफ्ट ऑफ P, लेफ्ट एंड राइट ऑफ P, बड़ा बड़ा लिख दीजिए,
बहुत बड़ा बड़ा लिख दीजिए, कैपेसिटर्स टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ P ऑब्लिक Q आर नॉट इन सीरीज। कैपेसिटर्स टू द लेफ्ट ऑफ P एंड Q ऑब्लिक Q आर नॉट इन सीरीज। प्रॉब्लम सारी ये होती है कि आपको ये समझ में नहीं आता कौन से दो सीरीज में लें। आप कभी कभी ये गड़बड़ कर देते हो कि आप ये दोनों सीरीज में ले लेते हो, ये दोनों सीरीज में ले लेते हो और इनका रिजल्टेंट पैरेलल में ले लेते हो। ये बहुत कॉमन मिस्टेक। पहला काम है ब्रिज को आइडेंटिफाई करना। अगर आपको P और Q के बीच कैपेसिटी निकालनी है तो जो बाकी जो दो नोड्स हैं उनके बीच जो कैपेसिटर जुड़ा है वो ब्रिज है। उसे रेशो चेक करो, A से X जाओ, A से Y जाओ, फिर B से X जाओ और B से Y जाओ। अगर A और B के बीच कैपेसिटी निकालनी है, A से अगर पहले X गए तो उधर तुम B से भी पहले X जाना। ऊपर अपॉन नीचे इज इक्वल टू ऊपर अपॉन नीचे, कहीं तुम नीचे अपॉन ऊपर वाला चेक ना कर दो। अब क्लियर हो गया कि अगर मुझे P और Q के बीच कैपेसिटी निकालनी है तो P नोड आखिर तक जिंदा रहेगा, इसलिए P के लेफ्ट और राइट वाले सीरीज में हो ही नहीं सकते। जहां से ब्रिज हटा है ना, उन पॉइंटों के लेफ्ट राइट वाले सीरीज में होते हैं। जो नोड थे और अब नहीं बचे उनके लेफ्ट राइट वाले सीरीज में होते हैं। और जो नोड आखिर तक जिंदा रहेगी उसके लेफ्ट और राइट वाले सीरीज में थोड़े ही ना होंगे। ये आपको बढ़िया समझना है, ठीक है। इसमें एक गड़बड़ और हो जाती है कभी कभी, वो ये कि मैं अगर इस डायग्राम में आपको कहता हूं, ये मैंने बैटरी तो नहीं दिखाई है, और इस डायग्राम में आपसे क्या कहता हूं B और D के बीच कैपेसिटी निकालिए। अगर B और D के बीच कैपेसिटी निकालनी है तो मतलब बैटरी यहां जोड़ी जाएगी, तो फिर A और C एक्चुअली नोड्स है ही नहीं। ऐसा आगे लिख दीजिए, स्टार लगा के लिख दीजिए। If we have to calculate capacity between two nodes in the above circuit, two nodes in the above type of circuit, if we have to calculate the capacity between two nodes in the above type of circuit, in which across which a capacitor is directly connected, समझ रहे आप बात को। मुझे B और D के बीच कैपेसिटी निकालनी और एक कैपेसिटर डायरेक्टली B और D के बीच जुड़ा है, तो लिख दीजिए देन इट इज नॉट अ ब्रिज। तब ये ब्रिज है ही नहीं, तब ये ब्रिज है ही नहीं। ब्रिज होने के लिए जरूरी है कि एक डायगोनल के अक्रॉस बैटरी जुड़ी हो और दूसरे डायगोनल के अक्रॉस पांचवा कैपेसिटर जुड़ा हो। अगर एक डायगोनल के अक्रॉस बैटरी जुड़ी है और एक डायगोनल के अक्रॉस पांचवा कैपेसिटर जुड़ा है तो ये ब्रिज है। ऐसा लिख दीजिए अलग से, इफ बैटरी इज कनेक्टेड across one diagonal, battery is connected across one diagonal and bridge is connected across the other diagonal, and bridge is connected across the other diagonal, then it is actually a case of bridge. Balance या नहीं ये हमें नहीं पता, then it is actually a case of bridge. एक्चुअली ब्रिज का केस है, then it is actually a case of bridge. Otherwise it is not a bridge. ठीक है। अगर मैंने एक डायगोनल के अक्रॉस बैटरी जोड़ी है और एक डायगोनल में पांचवा कैपेसिटर है तो ये ब्रिज है, ठीक है। जिस डायगोनल के अक्रॉस मैंने कैपेसिटी मांगी है, अगर वहीं डायरेक्टली एक कैपेसिटर जुड़ा भी है
वही डायरेक्टली एक कैपेसिटर जुड़ा भी है, तो आप इसे क्या बोलेंगे? ये ब्रिज तो नहीं है, पर फिर ये क्या है? जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पांचवा कैपेसिटर जुड़ा है, अगर उन्हीं दोनों के बीच में तुम्हें कैपेसिटी निकालनी है, तो कैलकुलेशन के स्टेप्स क्या होंगे? बाकी आर्म्स को पैरेलल में ले लेंगे उनके। हाँ, बहुत बढ़िया। ये मैंने लाइन आपको बहुत अच्छे से लिखवाई है कि तुम्हें जिन पॉइंट्स के बीच कैपेसिटी निकालनी है, अगर उनके बीच डायरेक्टली एक कैपेसिटर जुड़ा हो, तो बाकी सबों का रिजल्टेंट इसके पैरेलल में। लिखिए, इसमें लिख लीजिए, if the fifth capacitor and the battery are connected between the same two nodes then it is a case of three branches in parallel. It is a case of three branches in parallel. अब क्या, अगर यहाँ मैंने बैटरी जोड़ दिए, यहाँ बैटरी जोड़ दिए, तो अब ए और सी नोड्स है ही नहीं ना। अब चाहो तो डायग्राम बना लो, यहाँ कैपेसिटर है और यही बैटरी भी है, तो अब ए और सी को नाम देने की आवश्यकता ही क्या है? इस नाम का कोई महत्व नहीं है, इस नाम का कोई महत्व नहीं है। अब ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, और ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल में है। अब ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल में है। तीन पैरेलल वाला केस हो गया ये ब्रिज का सवाल ही नहीं। अगर बैटरी और पांचवा कैपेसिटर सेम दो पॉइंट्स के बीच जुड़े हैं, तो ये ब्रिज है ही नहीं, क्योंकि अब तो मेरे पास सर्किट में बस 5 कैपेसिटर तो हैं, 1 2 3 4 5, और 2 ही तो नोड है। लिख दीजिए, नाउ वी हैव ओनली 5 कैपेसिटर्स बट ओनली 2 नोड्स। अब हमारे पास 5 कैपेसिटर हैं और सिर्फ 2 ही नोड्स हैं। ठीक है, एक रूल जरूर आपको पता था कि जैसे ही आप एक कैपेसिटर बैटरी के पैरेलल में देखते हैं, तो आपको एक बात याद आ जाती है कि बाकी सबों का रिजल्टेंट इसके पैरेलल में। फिर से लाइन स्टार लगा के लिखिए, if one capacitor is directly connected across the battery, if one capacitor is directly connected across the battery, then the resultant of all the remaining is in parallel to this capacitor. Resultant of all the remaining is in parallel to this capacitor. बस ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। 4 अगर नोड्स हैं तब तो ये ब्रिज है, पर अगर 2 ही नोड्स हैं तो काहे का ब्रिज? 5 कैपेसिटर हैं पर 2 ही नोड्स हैं तो काहे का ब्रिज? राइट। अब इसमें एक थियरी में बात और बची है, और वो है कॉन्जुगेट आर्म्स। यार, अगर C1 बाय C3 C2 बाय C4 के बराबर है, अगर C1 बाय C3 C2 बाय C4 के बराबर है, देन इसको यहां ले आओ, C1 बाय C2 C3 बाय C4। अगर इन दोनों का रेशियो मैच कर रहा है,
अगर इन दोनों का रेशो मैच कर रहा है तो इन दोनों का रेशो भी तो मैच कर रहा है। अगर ये अपॉन ये अपॉन ये है तो ये अपॉन ये अपॉन ये भी तो है। अगर C1/C3 C2/C4 है तो C1/C2 C3/C4 भी है। ये अपॉन ये अपॉन ये के बराबर है कि नहीं? और इसका केवल ये मतलब है कि आप ब्रिज वाले कैपेसिटर को यहां के बदले यहां भी जोड़ सकते हो। इसका ये मतलब है, लिख दीजिए इट मीन्स दैट even if the bridge is connected across even if the bridge is connected across the other two nodes, even if the bridge is connected across the other two nodes, the balance of the bridge will not change. The bridge will still be balanced. The bridge will still be balanced. ठीक है भाई, वो बैलेंस की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना। आज इसके लेफ्ट के कैपेसिटर्स का रेशियो और इसके राइट के कैपेसिटर्स का रेशियो मैच कर रहा है। अगर मैं यहाँ लगा दूं तो भी ऐसा होगा कि इसके इस तरफ के कैपेसिटर्स का रेशियो और उसके उस तरफ के कैपेसिटर्स का रेशियो मैच कर जाएगा। और अगर मैं इस कैपेसिटर को उठा के यहाँ ला रहा हूँ तो मुझे बैटरी यहाँ ले जानी पड़ेगी। मैं ये तो कर नहीं सकता कि मैं ये वाला कैपेसिटर उठा के ए और सी के बीच में ले आऊं और बैटरी भी ए और सी के बीच जुड़े रहने दूं। ये तो मैं करूंगा नहीं। फिर लिख दीजिए अगली लाइन में 10 if the bridge and the battery arms are interchanged, if the bridge and the battery arms या nodes are interchanged, the circuit will still be a balanced bridge. The circuit will still be a balanced bridge. ये लोग एक्सपेरिमेंट में C5 की जगह कई बार गैल्वेनोमीटर भी कनेक्ट करते हैं। यहाँ ये लोग गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं, खासतौर से करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो गैल्वेनोमीटर ही रहता है। यहाँ भी गैल्वेनोमीटर की बात कर सकते हैं हम लोग। तो अब अगर मैं गैल्वेनोमीटर यहाँ ऐसे इनको जोड़ रहा हूँ तो जब मैं सर्किट स्विच ऑन कर रहा हूँ तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि वहां से कोई चार्ज जा ही नहीं रहा। अब अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं, ब्रिज को यहाँ जोड़ दूं और बैटरी को यहाँ जोड़ दूं, अगर ब्रिज और बैटरी को इंटरचेंज कर दूं तो भी मैं ये कहना चाहता हूं कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। बस लिख दीजिए, आपने लिखा तो था ही इफ द ब्रिज एंड द बैटरी आर इंटरचेंज। आगे लिख दीजिए देन C5 ऑब्लिक गैल्वेनोमीटर, C5 में कोई चार्ज नहीं जाएगा और या फिर गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन। तो गैल्वेनोमीटर उस समय कोई डिफ्लेक्शन आपको नहीं दिखाएगा। गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन। आगे बात समझ में? बस देयरफॉर ब्रिज आर्म एंड बैटरी आर्म आर कॉल्ड कॉन्जुगेट आर्म्स। Bridge arm and battery arm are called conjugate arms. Bridge arm and battery arm are called conjugate arms. हालांकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और भी है कि तुम जब ब्रिज और बैटरी को इंटरचेंज कर दोगे तो डिफ्लेक्शन तो नहीं होगा, पर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी दोनों बार आएगी ना वो डिफरेंट आएगी। लिख दीजिए द इक्विवेलेंट कैपेसिटी in the two circuits obtained after interchanging the bridge and the battery. After interchanging the bridge and the battery will not be same. बैलेंस नहीं बिगड़ेगा ये बात तो सही है, पर रिजल्टेंट कैपेसिटी दोनों बार सेम नहीं आएगी। रिजल्टेंट कैपेसिटी दोनों बार सेम नहीं आएगी।
ये इसकी पूरी थियोरी हुई। और अब मैं वेरियस पॉसिबल एक्सटेंशंस आपको जो व्हीटस्टोन ब्रिज के पॉसिबल डायग्राम होते हैं वो दिखाता। अगर ऐसा ये रोम्बस शेप का दिखा दिया आपको तब तो आप पहचान जाओगे, ये तो आप पहचानते हो, पर हम डायग्राम आपको ऐसे देंगे जो आपको देख के आप नहीं बता पाओगे कि कौन किसके सीरीज में है, कौन किसके पैरेलल में, कौन सी नोड हटेगी, ब्रिज कौन, ऐसे डायग्राम देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक सिंपल सा केस में ये ले लेता हूं, ये डायग्राम बना दीजिए। ये PQ है और ये RS है और हमें CPQ निकालना है। और चलो अभी तो मैं सब C के ले लेता हूं, सारे C के हैं, CPQ निकालो। IC हैं? IC नहीं नहीं, आपका पहला काम ये है, यू हैव गॉट, आपको देखिए इसमें बताइए कितने कैपेसिटर्स हैं, इनके बताइए 5, और कितने नोड हैं, रियो साहबा 2 कितने नोड हैं? 3 3 सर 4 2 2 2 2 2 ये 2 बता दो कि 4 है सर, 4 नोड्स हैं। 4 होंगे ना, नोड है। क्योंकि बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है। P और Q और R और S, ठीक है, रियो कालिया कितने नोड है रे? हाँ 4 4, तो 5 नोड नहीं, 5 कैपेसिटर और 4 नोड, तो क्या है ये भाई? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये ब्रिज है, बैलेंस है कि नहीं ये नहीं पता, लिख दीजिए, सही लिखिए, 5 कैपेसिटर्स 4 नोड्स, इट इज अ ब्रिज। 5 कैपेसिटर्स 4 नोड्स, इट इज अ ब्रिज। बैलेंस है कि नहीं ये नहीं पता, वैसे मैं चेक करना भी नहीं चाहता कि बैलेंस है या नहीं, मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये बैलेंस है। अगर आपको चेक करना है तो ये देखिए, P से स्टार्ट होके S की तरफ जाइए और फिर Q से S की तरफ जाइए, P से S जाइए और P से R जाइए, ऐसा चेक करें। P और Q नोड्स है, ये P अपॉन P और ये Q अपॉन Q। अब अगर P से आप S जा रहे हैं तो Q से भी S जाइए, और P से R जा रहे हैं तो Q से भी R जाइए, तो PS है C। अब सारे अगर C के हैं तो बैलेंस ही होगा ये, वरना कायदे से आपको ये चेक करना है कि P और Q यहाँ लिख लीजिए, P और Q यहाँ लिख लीजिए, फिर P से अगर S जा रहे हैं तो Q से भी S जाइए, और P से अगर R जा रहे हैं तो Q से भी R जाइए। तो यूजुअली हम अज्यूम कर लेते हैं कि बैलेंस ब्रिज ही, हमें नॉर्मली बैलेंस ब्रिज का ही सवाल दिया जाएगा, अनबैलेंस का सवाल बड़ा रेयर आता है, हालांकि आ तो चुका है सभी एग्जाम्स, पर बड़ा रेयर आता है। तो अब तो खैर सारे ही अगर सी के हैं तो यहाँ बैलेंस ब्रिज है, तो फिर हम जो अदर 2 नोड्स हैं R और S, उनके बीच जो कैपेसिटर है वही ब्रिज है, उसे निकाल देंगे। लिख दीजिए, कैपेसिटर बिटवीन R एंड S रिमूव, R और S के बीच कैपेसिटर रिमूव, ठीक है ना। मैंने उस कैपेसिटर को भी मार दिया और उन नोड्स को भी खत्म कर दिया। अब मुझे सब दिख रहा है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, और इनके रिजल्टेंट्स पैरेलल में है। ये दोनों सीरीज में नहीं है, क्योंकि P नोड मुझे अंत तक जिंदा रखनी है। ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, और ये पैरेलल में है। ये दोनों सीरीज में कहने की गलती नहीं करनी है, बस
यही सीखना है केवल, आपसे गलती केवल एक होगी। ब्रिज पहचानने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर एक गलती आप फिर भी करोगे। आप ये दोनों सीरीज में ले लोगे, ये नोड यहाँ बैठा है, पी को जिंदा रखना है। अगर तुम इन दोनों सीरीज में ले रहे हो तो फिर पी तो तुम खत्म कर रहे हो ना यार। पी और क्यू को अंत तक जिंदा रखना है, तो ये दोनों में सीरीज में नहीं ले सकता। ये दोनों सीरीज में लेने हैं C/2, ये दोनों सीरीज में लेने हैं C/2, और C/2 और C/2 पैरेलल में है। आंसर आ गया C। अगर पांचों C के होते हैं ना तो आंसर अक्सर C आता है। अगर पांचों C के होते हैं तो आंसर अक्सर C आता है। ठीक है, हो गया ना। अब इसी सवाल में आप R और S के बीच कैपेसिटी बताइए। R और S के बीच कैपेसिटी बताइए। इनफाइनाइट। 2C। सर बैटरी 2C। बैटरी का ओरिएंटेशन चेंज करने के R बाद और S के बीच अगर मैं कह रहा हूँ कैपेसिटी बताइए, मतलब बैटरी R और S के बीच जुड़ी है। 2C। 2C। अगर मैंने कहा R और S के बीच कैपेसिटी बताइए, इसका मतलब R और S के बीच बैटरी जुड़ी है। C। सारे गलत हैं। 2C। 2C इसका सही जवाब नहीं है। 2C इसका सही जवाब नहीं है। सर C। ये तो पक्की बात है कि ये ब्रिज नहीं है। यहाँ 3 ब्रांचेस पैरेलल में हैं। 2C। 2 ही नोड्स है। नेहल आंसर बता दीजिए। सर 2C। अब ये नोड नहीं है और ये नोड नहीं है, तो ये दोनों सीरीज में हैं। ये हो गया C/2, और इसी तरह से ये भी दोनों के बदले मैं एक C/2 जोड़ सकता हूँ। अच्छा हाँ, आप ठीक कह रहे थे सभी, आप लोग ठीक थे। मेरे को 3 ब्रांचेस पैरेलल में लग रही थी, इसलिए मैं गलती कर रहा था। हाँ, C/2 प्लस C/2 प्लस C, C/2 प्लस C/2 प्लस C, 2C इसका सही जवाब है। ऑलराइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपको यही देखना है कि कैपेसिटी किन 2 पॉइंट्स के बीच निकालनी है। अगर जिस कैपेसिटर के अक्रॉस जिस ब्रांच जिन नोड्स के बीच कैपेसिटी निकालनी है वहां डायरेक्टली एक कैपेसिटर जुड़ा ही जुड़ा है, तब तो ये ब्रिज है ही नहीं, तब ये 3 ब्रांचेज इन पैरेलल। ठीक है, कोई डिस्कशन करना है किसी को? ऐसे डायग्राम मैं नेक्स्ट बना रहा हूं आपके लिए। ये ये 6 है और ये 4 है और ये 3 है और ये 2 है और ये 3। अब आपको A और B के बीच कैपेसिटी निकालनी है। A और B के बीच कैपेसिटी निकालनी है। ये अदर 2 नोड्स हो गए P और Q। और
अगर ए और बी के बीच कैपेसिटी निकालनी है तो जो टोटल 5 कैपेसिटर तो दिख ही रहे हैं मुझे, तो पी और क्यू के बीच जो कैपेसिटर है वो निकलेगा शायद। ये रेशो चेक करता हूँ, ये 6/4 है और ये 3/2 है। ए 10/3 डी डी ए से पी जाऊंगा तो बी से भी पी जाऊंगा, और ए से क्यू जाऊंगा तो बी से भी क्यू जाऊंगा। चेक करता हूँ ये सेम है या नहीं। एपी है 6, ए क्यू है 3, इधर बीपी है, बीपी है 4 और बी क्यू है 2। हाँ, ये रेशो भी 2 है और ये रेशो भी 2 है, तो हाँ ब्रिज बैलेंस्ड है। और अब ये हटेगा, 2 पॉइंट कुछ है। ये हटेगा 3.33 दोनों सीरीज में। 24/10 ऊपर आया 2.4 और नीचे आया 1.2 और ये दोनों पैरेलल में 3.6 इसका सही जवाब है। बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। तो सारी थियोरी एक तरफ है, बेकार है, फर्जी है, और ये सवाल आपसे बन रहा है तो बस बात ही खत्म हो गई। सवाल बनना चाहिए, थियोरी वीक रह जाए चलेगी, न्यूमेरिकल बनना चाहिए आपसे। ये सवाल आपसे बन रहा है। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ये ब्रिज है या नहीं। अगर ये ब्रिज है तो उसमें से ब्रिज कैपेसिटर है कौन सा। फिर ये चेक करना है कि ये ब्रिज बैलेंस है या नहीं। ऐसा लिख दीजिए, चलिए स्टेप्स, हालांकि इनको आप ज्यादा फॉलो करेंगे नहीं, ऐसा लिख दीजिए स्टेप्स। नंबर 1, circuit has 5 capacitors. If a circuit has 5 capacitors, then it is either a case of bridge. It is either a case of bridge or 3 branches in parallel. It is either a case of bridge or 3 branches in parallel. Number 2 लिख दीजिए, identify the bridge. ब्रिज को आइडेंटिफाई करिए। कैसे? ब्रैकेट में लिख दीजिए between other 2 nodes. बाकी 2 नोड्स के बीच में जो जुड़ा है, बाकी 2 नोड्स के बीच में जो जुड़ा है वही ब्रिज है। और अगला स्टेप लिख दीजिए, चेक whether the bridge is balanced or not. ये चेक करिए कि ब्रिज बैलेंस है कि नहीं है। उसके स्टेप्स आप जानते हैं और हम और लिख देगा बताते भी रहेंगे। उसको मैं नहीं लिखवा रहा, मैं ऐसा कर दे रहा हूँ कि अगर A/A और इधर C/C ऐसा, तो अगर मैं इधर A से D जा रहा हूँ तो इधर C से D जाऊंगा, और इधर A से D जा रहा हूँ तो इधर C से D जाऊंगा। इन रेशियोज को चेक करो। अगर A और C के बीच कैपेसिटी निकालनी है तो मैं A/C/C लिख लूंगा, फिर A से D जाऊंगा तो इधर C से भी D जाऊंगा। इसकी जरूरत पड़ती नहीं है आपको, क्योंकि हम अज्यूम कर लेते हैं कि ब्रिज बैलेंस्ड, और बस उसके बाद लिख दीजिए इफ नॉट बैलेंस्ड, इफ बैलेंस्ड रिमूव द ब्रिज, इफ बैलेंस्ड रिमूव द ब्रिज। एंड रिटेन द बैटरी टर्मिनल्स, उनको मार मत दो। बैटरी के आजू बाजू वाले जो है वो सीरीज में नहीं है। अगर ए और बी के बीच कैपेसिटी निकालनी है आपको तो ए के आजू बाजू वाले सीरीज में नहीं है। इतना ध्यान रखिए, अब आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। अगर अनबैलेंस्ड है तो फिर केवीएल लगा दो, ऐसा आगे लिख दो, इफ अनबैलेंस्ड अप्लाई केवीएल। अगर अनबैलेंस्ड है तो केवीएल लगा दो। बस अगला क्वेश्चन मैं आपको ये दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैंने एक सर्किल बना लिया, फिर मैंने ये ए बी दिखा दिए और ये ऐसा। अब ये सी और सी और ये 2C और ये 2C और ये 2C। आपको ए और बी के बीच रिजल्टेंट कैपेसिटी निकालनी है। ए और बी के बीच रिजल्टेंट कैपेसिटी निकालनी है। इसका नाम मैं P और Q दे देता हूं।
हाँ 5 कैपेसिटर तो हैं, 1 2 3 4 और ये 5, और ए और बी के बीच बैटरी निकालनी है, मतलब यहाँ बैटरी जुड़ेगी। अब उसने यही किया ना, बैटरी और ब्रिज को इंटरचेंज कर दिया ना, बैटरी और ब्रिज को इंटरचेंज कर दिया, यहाँ बैटरी जोड़ दी और वहां ब्रिज जोड़ दिया। खैर चेक करते हैं, ए और इधर बी, ए बी बी। अब मैं ए से क्यू जाता हूँ, तो इधर बी से क्यू जाता हूँ, और बी ए से पी जाता हूँ और इधर बी से पी जाता हूँ। इसका रिजल्ट एकदम कितना आएगा, ए क्यू इज सी और ए पी इज सी, ये रेशो हो गया 1। और बी क्यू अपॉन बी पी चेक कर लेता हूँ, बी से क्यू जा रहा हूँ, बी से क्यू 2C और बी से पी 2C। हाँ ये रेशो मैच कर रहे हैं, तो ब्रिज बैलेंस्ड है। हाँ ये रेशो मैच 4/3C, ओके चेक कर लेता हूँ, ब्रिज 5C/3 और अदर टू नोड्स के बीच में जो कैपेसिटर जुड़ा है वही ब्रिज है, अदर टू नोड्स के बीच में जो कैपेसिटर जुड़ा है वही ब्रिज है, ये हट जाएगा। ब्रिज बैलेंस है तो ब्रिज हट जाएगा और ये नोड भी खत्म हो जाएंगे। अब इनको जिंदा रखूंगा, ये दोनों सीरीज में नहीं कहूंगा, ये दोनों सीरीज में है। हाँ ये 2C/3 और इधर से भी 2C/3। हाँ ये 4C/3, बहुत अच्छा जवाब है, वंडरफुल, शाबाश। ब्रिज के सवालों में आपको प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, कोई चांस ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये आपको बताना है कि ब्रिज बैलेंस है या नहीं है, ये चेक करके बताना है कि ब्रिज बैलेंस है या नहीं। ब्रिज तो है 1 2 3 4 और ये 5। मैं इनको नाम दे देता हूँ, ये आर और एस हैं, ये अदर टू नोड्स हैं, एक पी है और एक क्यू है। तो पी पी की वैल्यू निकालूंगा और क्यू क्यू की वैल्यू निकालूंगा। पी से मैं पहले आर जाता हूँ, तो क्यू से भी आर जाता हूँ, और पी से एस जाता हूँ, तो क्यू से भी एस जाता हूँ। अब पी आर की वैल्यू आ रही है 3 और पी एस की वैल्यू आ रही है 3, रेशो हो गया 1। अब क्यू आर की वैल्यू आ रही है, क्यू आर की वैल्यू आ रही है 6 और क्यू एस की वैल्यू आ रही है 4। हाँ तो ये ब्रिज बैलेंस नहीं है, ब्रिज बैलेंस नहीं है। मैं इस सवाल को थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि ब्रिज बैलेंस हो जाए। मुझे आपको बैलेंस ब्रिज ही देना है, तो कोई एक चेंज सजेस्ट करिए, कोई एक चेंज सजेस्ट करिए जो 4/6 दीजिए। ये सवाल मैं सॉल्व तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अनबैलेंस ब्रिज है। आप ये बता दीजिए, आप एक क्वेश्चन लिख दीजिए इसमें कि a capacitor of 2 microfarad should be connected in parallel to which branch? A capacitor of 2 microfarad should be connected in parallel to which branch so that the bridge becomes QS. balanced? QS. वेरी गुड, बहुत बढ़िया अनुष्का। किस ब्रांच के पैरेलल में 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर जोड़ दें ताकि ब्रिज बैलेंस हो जाए? ये रेशो तो 1 है ही, मुझे इस रेशो को भी 1 लाना है, इस रेशो को भी 1 लाना है। तो जो 4 है उसके पैरेलल में 2 जोड़ दीजिए तो वो 6 हो जाएगा। पूछ रहा है किसके पैरेलल में जोड़ दूं ताकि ब्रिज बैलेंस हो जाए। जो ये रेशो है वही ये रेशो होना चाहिए। इसके पैरेलल में अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो हाँ ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। ठीक है,
तो वापस दोबारा उसको मिटा दीजिए अब आप और नया क्वेश्चन दोबारा बना लीजिए। अब आप किसी क्वेश्चन को दोबारा बना लीजिए। ये 7 है और ये तो ये 9 है और ये 3 है और ये 3 है और ये 1 है और ये 3 है। ठीक है, अब आपको इस सिस्टम की इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है। ये नया डायग्राम बना लीजिए। पी और क्यू के बीच रिजल्टेंट कैपेसिटी बताइए। थ्री हाँ? सर 3 2/3 अब मुझे ये पक्का पता है कि पहले तो चेक कर लीजिए है कि नहीं। हाँ, 5 कैपेसिटर हैं और 4 नोड है तो ब्रिज है। ये चेक कर लीजिए बैलेंस है कि नहीं है। इधर P और इधर QQ। P से R जाता हूँ, P से S जाता हूँ, Q से R जाता हूँ, Q से S जाता हूँ। PR की वैल्यू है 3 और PS की वैल्यू है 1। द QR की वैल्यू है QR की वैल्यू है 6 और QS की वैल्यू है 3। तो फिर बैलेंस नहीं हुआ ब्रिज। PR is 3 and PS is 1. PS is 1. सर QR 9 है। 9 है। QR 9 है। QR 9। हाँ हाँ, तो ब्रिज बैलेंस हो गया आपकी बात। ठीक है, अब जो अदर 2 नोड्स हैं उनके बीच जो कैपेसिटर है वो हटेगा और सारा काम यही हो रहा है। यही 2 सीरीज में मिलेंगे, ये दोनों सीरीज में। इसके आजू बाजू वाले तो मेरे को हाथ भी नहीं लगाने। जहां से तुमने अभी नोड हटाया है, ब्रिज हटाया है ना, वही सारा काम करते रहो। ब्रिज यहाँ से हटाया है और ब्रिज हटाया है तो यहाँ इसका मलबा गिरा होगा ना, तो यहीं रुके रहो, कचरा यहीं साफ करो। तो ये कचरा साफ किया, P और Q को मैंने जिंदा रखा, यहाँ से ब्रिज हटाया था, तो P से Q का एक ये रास्ता है और ये हो गया 3/4, 3 into 1/3 + 1। और यहाँ पे भी ये दोनों सीरीज में मिल गए। यही काम करना है मुझे, वहां तो मुझे जाना ही नहीं, यही काम करना है। 9 3 27/12 ये पैरेलल में आ गए, तो उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 9/12 + 27/12 हाँ 36/12 हाँ 30 का बहुत ही सुंदर आंसर आप दे रहे थे। बहुत सारी बधाइयाँ, वंडरफुल। ठीक है, कभी कभी हम लोग इनमें अब थोड़ा सा एक्सटेंशन कर सकते हैं। हम 6 कैपेसिटर दे सकते हैं, कभी कभी 6 कैपेसिटर दे सकते हैं। अगर सर्किट में 6 कैपेसिटर है तो लाइकली जो 6वां कैपेसिटर है या तो वो ब्रिज के सीरीज में है या ब्रिज के पैरेलल में। ऐसा डैश करके एक लाइन लिख दीजिए, क्वेश्चन चलिए लिख लीजिए। ये वही डायग्राम है, वही केस है, पर ये डायग्राम अब मैं सब मिला दूँ और ये PQ है, ये PQ है, बस सब C के हैं, सब C के हैं। और
अब कह रहा है इसके बीच में कैपेसिटी बताइए। टू सी। बहुत ही गजब अनुष्का, बहुत बढ़िया। क्लास में आपके आंसर का कोई जवाब नहीं। हाँ बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। 2C वाले जो जवाब दे रहे हैं, दे आर रियली वंडरफुल, मजा आ गया। बात ये है कि मुझे पी और क्यू के बीच कैपेसिटी निकालनी है, और एक कैपेसिटर डायरेक्टली यहाँ जुड़ा हुआ है ना, ऐसा लिख दीजिए। वी हैव टू फाइंड कैपेसिटी बिटवीन पी एंड क्यू। We have to find capacity between P and Q, and one capacitor is connected directly between P and Q. One capacitor is connected directly between P and Q. So forget about this capacitor. ऐसे ही पूरा लिख दीजिए। Forget about this capacitor and concentrate on rest of the network, rest of the circuit. क्योंकि मुझे यह मालूम है कि बाकियों का रिजल्टेंट, लिख दीजिए, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द रिमेनिंग कैपेसिटर्स, resultant of all the remaining capacitors will be in parallel to this, capacitor connected directly between P and Q. Resultant of all the remaining will be directly in parallel to this capacitor directly connected between P and Q. और बाकी कैपेसिटर्स पे अगर मैं ध्यान फोकस करता हूँ, ये इन कैपेसिटर्स पे, ये इसको हटा देता हूँ, तो ये तो ब्रिज है, क्योंकि 1 2 3 4 और 5 कैपेसिटर हैं। इस वाली नोड को खींच के यहाँ तक ले आओ, ये तो फ्लेक्सिबल वायर है। इस नोड को मैं जितना चाहूँ खींच लूँ, इस नोड को नीचे यहाँ ले आओ, इन दोनों को भी यहाँ से ले जाओ, तो ये जाना पहचाना आपका जो सर्किट बनता था ना, वैसा बन जाएगा। इस वाले को यहाँ ले आओ, और ये जो ऊपर जा रहा था इस वाले को यहाँ ले आओ, और इसको यहाँ तक ले आओ, मिला दो। अब आप ये पहचान रहे हो, ये रबर बैंड से बंद कनेक्टेड है। ये इस नोड को आप इसका कान उमेड़ के यहाँ तक ला सकते हो, कान खींच के आप इसको नीचे लाओगे तो ये वाले भी नीचे आ जाएंगे। अब ये तो जाना पहचाना सर्किट है आपका। अब ये तो सी है, तो सी के पैरेलल में सी है, ऐसा लिख दीजिए, सी के पैरेलल में सी है, और आंसर है 2C। और उसमें ऐसे ही लिख दीजिए, इफ अ सर्किट हैज 6 कैपेसिटर्स, then it is possible that the sixth capacitor is either in series or in parallel to the bridge. ये मैं अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। ये कहता है इस सिस्टम की कैपेसिटी बताइए। 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटर, और कॉन्टेक्स्ट मेरा क्या चल रहा है वो तो आप समझ ही रहे। ये डेफिनेटली क्लियरली नोड है, मैं इसे आर दे देता हूँ नाम, और ये डेफिनेटली नोड है, मैं इसको एस दे देता हूँ नाम।
जरूर यहाँ 6 कैपेसिटर हैं और पता नहीं कितने नोड हैं। ये भी एक नोड है। अच्छा, ये तो पी एक है, ये तो पी ही है। एक नीचे भी 1 आएगा 2 ना सर? 3 और 4 ये भी है। यस सर। तो टी बोल देता हूँ, तो टी बोल देता हूँ, टी क्यू आर एस टी। 35 by 12 C. नहीं, एक तो आंसर सी के टर्म्स में नहीं आएगा, आंसर सी के टर्म्स में नहीं आएगा। अब समझ में नहीं आ रहा है ब्रिज है भी या नहीं है, और अगर है तो ब्रिज वाला आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, सर 10 वाला ब्रेक. हाँ ये तो बड़ा गजब पहचाना आपने, शाबाश है मुश्किल। मेरी भी जरा हेल्प कर दीजिए, 10 वाला ब्रिज है ऐसा कैसे पता आपको? वो 6 और 3 का रेशियो लेंगे तो 2 आएगा, और 8 और 4 का रेशियो लेंगे तब भी 2 आएगा. गजब है भाई, बहुत बढ़िया। 6 और 3 का रेशियो ले रहे हैं तो ये 2 आ रहा है, और 8 और 4 का रेशियो ले रहे हैं तो भी ये 2 आ रहा है। ये रेशियो मैच कर रहे हैं, इसका मतलब यही यही खुराफाती है, यही काली है, इसी को उड़ाना है। बहुत ही प्यारी ऑब्जर्वेशन, बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन। हमारी सबकी तरफ से आपको नमस्कार। हाँ, ये रेशियो पहचान रहे हैं हम। ये जो कैपेसिटर वाला होता है, जो ब्रिज होता है ना, वो अक्सर ऐसा कहीं ना कहीं जेड बनाता है। ये वाला जेड बना रहा है, जो ब्रिज होता है वो अक्सर कहीं ना कहीं एक जेड बना रहा होता है। एक रास्ता आया, ये गया और ये आगे जाएगा। लिख दीजिए, एक जरूरी तो नहीं है, बट ब्रिज यूजुअली, द ब्रिज कैपेसिटर यूजुअली फॉर्म्स अ जेड, मतलब सीधा उल्टा आड़ा तिरछा कैसा तो भी, और वो जेड टाइप का हो जाता है। यहाँ से चार्ज आया, ये ब्रिज है, और यहाँ से लग गया। पहले तो ऐसा ही था ना, ये पहले तो ऐसा ही था। ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है कहीं, ऐसा वाला स्ट्रक्चर बन रहा है। ये इसको मैं वो जेड ही कह रहा हूँ, क्रिस क्रॉस है। तो फिर अगर मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि ये ब्रिज है, अगर आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि ये पूरा पूरा एक ब्रिज है, तो फिर मुझे समझ में आ गया कि आखिरी कैपेसिटर ब्रिज के सीरीज में। मैं वही कर लेता हूँ, वही कर लेता हूँ। मैं इस वाले को रिमूव कर देता हूँ। अब अगर इस वाले को रिमूव कर दिया तो ये 6 और 3, इसको ये वाला पॉइंट, ये जहां से ब्रिज गया है ना, तो यही काम करना है अभी। 6 और 3, 18 by 9 2, T और X के बीच में एक कैपेसिटर है 2 का, और ये 8 और 4 है, तो ये 8/1 + 8/4 आ जाएगा। ये 8/3 आ जाएगा, ये 8/3 आ जाएगा, और बाद में ये 7 है। ये है काम। तो 2 + 8/3, एक तो ये हो गया, 3 2 6 + 8, 14/3। The 14/3 and 7 are in series, ये फाइनल सर्किट है। 14/3 and 7 are in series, ये फाइनल सर्किट है। ये अक्सर जो कहीं Z बन रहा होता है, एक रास्ता है, दूसरा रास्ता है, ज्वाइन कर रहा है उनको, या आपको ये रेशियोज दिख रहे, बहुत ही प्यारा दिखा। This was huge, a beautiful observation. ये मैंने 2 ले लिया, जहां से अभी मैंने ब्रिज हटाया है वही काम करूंगा। जहां से ब्रिज हटा है वही कचरा फैला हुआ है। ये जोड़े मैंने। अब फिर ये दोनों को सीरीज में लिया, फिर ये पैरेलल में लिया, और अब 7 बाद में उसके सीरीज में और भी है, 7 बाद में सीरीज में और भी है। तो सॉल्व करने पे ये कितना आ जाएगा? 14/3 into 7 upon 14/3 plus 7. तो 14 into 7 upon 3 upon 14 plus 7 is 21/3। ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 14 into 7 आएगा,
और ये 14 प्लस 21 रहेगा, तो मैं इसमें से 7 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 2 प्लस 3 हो जाएगा, तो 14/5 इसका आंसर है। 14/5 इसका आंसर है। आंसर इससे तो और छोटा ही आना था, यही छोटा है, आंसर इससे भी छोटा आना था। सीरीज में आंसर छोटा आता है, तो 14/3 से भी छोटा आना था। ओके, ये बहुत अच्छा क्लू आपने दे दिया, रेशोज आपको दिख गए। ऐसे ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि ये भी है, थोड़ा ज्यादा आसान पड़ता है कंपैरेटिवली। अब ये ए और बी के बीच कैपेसिटी बतानी है। टेन पॉइंट 10 हाँ, ये ब्रिज है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, इन दोनों रास्तों को जोड़ने वाला ये ब्रिज है। वैसे भी ये बी और अगर ये ए और बी हो गए, तो ये ए और बी के बीच में डायरेक्टली एक तो जुड़ा ही है, और वो ए है तो फिर ये भी ए है, तो जरूर बस यही सी और डी है, और बाकी दो नोड्स के बीच में जो जुड़ा होता है वही वही ब्रिज होता है। इसी को हटा दो, इसको हटा दिया, और जब ब्रिज हटाया तो कचरा फैला। बस इन लोगों को सिंप्लीफाई करता हूँ, इनको सिंप्लीफाई करता हूँ। अब ए से बी जाने का, एक तो ये वैसे ही है जो डायरेक्ट पैरेलल में, ये दोनों हो गए, ये 2/3 हो गया, और ये 18/9 हो गया, ये 2 हो गया, तो 9 + 2/3, तो 20/3 मेरे ख्याल से इसका आंसर है 6.66। 29/3। 9 is 27 + 2, अच्छा हाँ, 27 + 2, 27 + 2, तो 29/3, सॉरी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने ब्रिज पहचाना। अगर ये पॉइंट ए बी थे तो दो चीजें पहचानी, एक तो एक कैपेसिटर डायरेक्टली ए बी के बीच जुड़ा है, तो पहले तो मैं इस पे से ध्यान हटा लूंगा, और बाकी 5 मुझे ब्रिज बनाते हुए दिख ही रहे हैं। एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है, या रेशियो देख लीजिए, ये 3 और 1 है और ये भी रेशियो 3 और 1 है, इसका मतलब यही कचरा है, ये रेशियो और ये रेशियो मैच कर रहे हैं। बेस्ट तो खैर ये होता है कि जो बाकी दो नोड्स हैं, अगर आप रेशियो मैच कर रहे हैं तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है, और अगर पहचान रहे हैं आप कि ये बाकी दो नोड्स जो है वही ब्रिज है, तो मैकेनिकल हो रहा है,
मैकेनिकली हम चाहते हैं कि आप काम ज्यादा करें। एनीवे बहुत बढ़िया हो गया। ऑलराइट, एक कैपेसिटर तो डायरेक्टली उन दो पॉइंट्स के बीच में ही कनेक्टेड था जहां मुझे कैपेसिटी निकालनी, तो बाकियों का रिजल्टेंट इसके पैरेलल में, और बाकी मेरे को ब्रिज जैसा दिख रहा था। 4 नोड थे, ए और बी के अलावा बाकी जो 2 नोड थे उन दो के बीच जो जुड़ा था वो ब्रिज था। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3, ये 5 और ये 2। और ये 6 है, और यहां से एक ऐसा वायर ये जा रहा है, ये P है और ये Q है। 1 2 3, मतलब 8 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर में किस ब्रांच के सीरीज में जोड़ूं ताकि ये ब्रिज बैलेंस हो जाए। ये तो मेरे को ब्रिज जैसा दिख ही नहीं रहा। इसको जंपर बोलते हैं। ये यहाँ से हवा में उसको उठा के यहाँ ले आया। इसको आप उस साइड भी खोल सकते हो। ये वायर है, रबर बैंड से अटैच्ड है, ये जंपर है। एक वायर यहाँ लगा था, हवा में से मैं उसको ले गया, इसको जंपर बोलते हैं। कुछ किताबों में तो ये इसको सीधे ऐसे ही दिखा देते हैं। जब तक ये ऐसा गेट मोटा वाले पे नहीं बनाते ना, तब तक उसका मतलब ये नोड नहीं होता। ये यहाँ से आया और ये ऐसे ले गया, और अभी तो हम इसको ऐसा बड़े आराम से जंपर दिखा रहे हैं। ये हवा में से जंप करके जा रहा है, आप उसे वहां बना लीजिए। आप इस सर्किट को 3 को 5 को और 2 को जहां रहने दीजिए, 6 को आप यहाँ जोड़ दीजिए, और इस वाले को आप यहाँ बना दीजिए। ऐसा आप कर सकते हैं। इधर से उठा के यहाँ पलट दिया, अब आपको सब दिख ही रहा है। अब ये सर्किट बड़ा आसान है। बताइए 8 किसके सीरीज में जोड़े ताकि ब्रिज बैलेंस हो जाए? 8। हाँ, सही जवाब है किंजल। और बताइए। इसने हिंट तो दे दिया कि ये ब्रिज की बात कर रहा है। सबसे पहला वाला काम तो बढ़िया यही करिए कि इस पूरे को उठा के वहां खोल दीजिए, है कि नहीं? ये पूरा सर्किट मैंने उधर लगाया था, वायर उठा के यहाँ कनेक्ट कर दिया। सर्किट में तो हम वायर जब लैब में जब सर्किट बनाते हैं तो ऐसा कर ही सकते हैं, तारों को खींच खांच के कहीं भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये पूरा पोर्शन जो इधर है उसको मैंने यहाँ खोल दिया। अब तो मुझे क्लियर दिख रहा है। अब मुझे दिख रहा है कि यार ये रेशो 2 है 6/3, तो ये रेशो भी शायद 2 होना चाहिए, शायद ये 4 होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए। नाम दे देता हूँ मैं अभी। ये P है, ये Q है, चलो ये R है और ये S है। एक काम क्या करिए, मैं तो इसी सर्किट में बात करता हूँ, मैं इसकी बात ही नहीं करता। मैं तो सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाने की ज्यादा बात ही नहीं करता। तो मैं तो कहता हूँ उसी सर्किट में ही तुम काम बड़े आराम से चला। सिंप्लीफाइड सर्किट इसमें बनाने की जरूरत नहीं है। नाम ढंग से दे दो, ये R है और ये S है। अब तो एक काम करो, P और Q के बीच मांगी है ना, तो P/P दे लो और Q/Q दे लो। अब एक बार P से R जाओ, इधर Q से R जाओ, इधर P से S जाओ, इधर Q से S जाओ।
पी आर देखो ध्यान से कितना है 3 और पी एस कितना है 6, ये रेशो 1/2 आया। और क्यू आर देखो, क्यू आर जा रहा है ये 8 और अब क्यू एस देखो ये आ रहा है 2, ये रेशो आ रहा है 4/1। मुझे इसको क्यू आर है 8 और क्यू एस है 2, इधर पी आर है 3 और पी एस है हाँ 6, ठीक है। अब इसको बैलेंस बनाने के लिए इस रेशियो को भी 1/2 करना है। अगर वो कह रहा था 8 किसके सीरीज में जोड़ो, अगर मैं इसको 8 जोड़ भी दूंगा तो ये बनेगा 4, अगर मैं 8 यहाँ जोड़ भी दूंगा तो 4/2, तब ये 2/1 हो जाएगा। तो हम इस सर्किट में ऐसा कर सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं कि आपकी पूरी छूट है, 4 ऑप्शन वो आपको दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, पूरी छूट है। या तो आप किसी के सीरीज में कोई जोड़ सकते हैं या आप किसी के पैरेलल में कोई जोड़ सकते हैं। और वो कहता है कि आप वो 4 ऑप्शंस हालांकि होंगे आपके सामने तो गाइड बेहतर मिलेगा आपको। कहता आप बताइए आउट ऑफ द फॉलोइंग क्या करने से ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, आउट ऑफ द फॉलोइंग क्या करने से ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इनको इंटरचेंज कर लेता, ऐसा ही सर्किट है। आप इस रेशियो को भी 1/2 लाना चाहते हैं। अब क्यू आर जो है वो 8 है, क्यू आर जो है वो 8 है और क्यू एस जो है वो 2 है। रेशियो अभी इसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। 8 वाले को आप ये मान लीजिए जैसे कि आपको 8 वाले को 1 बनाना है ऐसा मान लीजिए। अब वो सब ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा, ऑप्शंस किस तरह से दिए हैं। अब ये वाला तो मैं चेंज नहीं कर सकता, ये तो 2 है तो ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी 2 है, इस वाले को ही आपको 1 बनाना पड़ेगा। तो 8 के इसको छोटा करना है तो कुछ सीरीज में जोड़ना पड़ेगा आपको। तो देखता हूं मैं 1/8 + 1/x = 1/1, इसको मुझे 1 बनाना है। मैं सीरीज अगर इसके पैरेलल में कुछ जोड़ूंगा तो और बड़ा हो जाएगा। इसके सीरीज में देखता हूँ, इसके सीरीज में मैं देखता हूँ कि क्या जोड़ा जाए। तो 8 ये ऐसा हो जाना चाहिए, 1/c हो जाएगा 1 - 1/8, तो 1/c हो जाएगा 7/8, तो c हो जाएगा 8/7। आप 8/7 को इसके सीरीज में जोड़ दीजिए, 8 के सीरीज में 8/7 जोड़ दीजिए, इस पूरी ब्रांच की कैपेसिटी हो जाएगी 1। मुझे ये रेशो 1/2 है तो ये रेशो भी 1/2 चाहिए। तो क्यू आर वाली ब्रांच का आंसर 1 आना चाहिए, क्यू एस में तो 2 है। आप समझ रहे हो बात को? तो मैंने कहा यहाँ 8 के सीरीज में अगर सी जोड़ा तो आंसर 1 आना चाहिए। तो 1/c = 1 - 1/8, तो 1/c = 7/8। और इसे इन्वर्स करना आप अक्सर भूल जाते हैं, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप इसे पलटते नहीं है। 8/7 को यहाँ सीरीज में जोड़ दीजिए, दिस विल बी वन ऑफ द ऑप्शंस। ये ऑप्शंस डिसाइड करेंगे। कहता है यहाँ मैं क्या जोड़ूं क्या करूं ताकि ब्रिज बैलेंस हो जाए, और चारों ऑप्शन आपसे अलग अलग कैलकुलेशंस करवा के चेक करेंगे। तो बढ़िया सवाल हो गया। पहले हमने देखा था किसके पैरेलल में क्या जोड़े, मुझे इस वाले को ही छोटा करना है, इस वाले को ही छोटा करना है फिलहाल। ये तो 2 है और ये भी 2 है। अब इसके पैरेलल में कुछ जोड़ा तो आंसर बड़ा आएगा, इसके सीरीज में कुछ जोड़ना होगा। अगर मैं इसके सीरीज में सी जोड़ता हूँ इसको 1 हो जाना चाहिए। और ये थोड़ा एडवांस टाइप का सवाल हो गया, हल्का सा एडवांस हो गया। एनीवे, अब ये कर लेने के बाद इस सिस्टम की फाइनल कैपेसिटी बताइए। जब ये बैलेंस बन गया है तब सिस्टम की फाइनल कैपेसिटी बताइए। मान लीजिए पूरी कैपेसिटी अब 1 हो चुकी है, अब ये पूरी कैपेसिटी 1 हो चुकी है।
अदर टू नोड्स हैं उनके बीच का कैपेसिटर हटेगा, आर और एस के बीच का कैपेसिटर हटेगा और ये नोड भी खत्म हो जाएंगे। अब नोड भी खत्म हो जाएंगे तो ये जो पॉइंट था इसके लेफ्ट और राइट के कैपेसिटर सीरीज में 3 और 1 सीरीज में है। ये मैं नया डायग्राम बना सकता हूँ। ये 3 और 1 सीरीज में है और ये जो पॉइंट था इसके लेफ्ट और राइट के सीरीज में है, 6 और 2 सीरीज में है। बड़ा आसान हो जाता मेरे लिए अगर मैं इसे ऐसा खोल देता तो, पर मैं चाहता हूं कि नहीं, आप ऐसे ही सीखिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है ये सोचने की कि इसको ऐसा खोल दें तो एक ब्रिज दिखने लगेगा। आप ऐसे ही सोचिए कि पी और क्यू के बीच कैपेसिटी निकालनी है तो आर और एस के बीच जुड़ा है तो उसे हटाना है। अब यहाँ से जो आपने अगर हटाया ना तो इसके आजू बाजू वाले सीरीज में, और ये तो एक ही वायर है, ये तो जंपर से एक ही वायर है, ऐसे ही इसके आजू बाजू वाले भी सीरीज में है। अब मुझे ये क्लियर है, ऊपर हो गया 3/4 और नीचे मेरे को जरूर पता है 2 × 3/4 हो जाएगा, 6 × 12, क्योंकि रेशियो का आपस में 2 है ना। अगर ये 3/4 है तो ये भी 3/4 है और इसका हर कैपेसिटर इसका 2 टाइम्स है तो इसकी रिजल्टेंट भी 2 टाइम्स आएगी और आंसर आएगा 3/4 × 1 + 2। So 3/4 × 3, 9/4, 2.25 इसका आंसर है। आप समझे? अगर ये 3/4 है तो ये भी 3/4 ही आएगा, पर नीचे वाले की ब्रांच का हर कैपेसिटर ऊपर वाली की ब्रांच का ट्वाइस है तो एक्चुअली ये 2 × 3/4 आएगा। फिर मैंने 3/4 कॉमन ले लिया तो मेरे सॉल्यूशन के स्टेप्स थोड़े कम हो गए। मैंने आपको शुरू में बताया था ना, तो यही बात बताई थी। देखो ये बताई थी, अगर ये C1 है और ये XC1 है और ये C2 है और ये XC2 है, ऐसा, ठीक है ना, तो ऊपर भी C1 C2 आएगा और नीचे वाली ब्रांचेस का रिजल्टेंट भी ये आएगा और ये X आएगा। ऐसे ऐड कर देना तो C1 C2 अपॉन C1 + C2 × 1 + X। थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो सकती है अगर आप इस तरह ट्राई करेंगे। 6 जो है इसका डबल है और 2 जो है इसका डबल है। अब इसका आंसर 3/4 आ रहा है तो इसका आंसर भी 3/4 आएगा बट × 2 आएगा क्योंकि इनका आपस में रेशियो 2 था। अगर ये C1 C2 अपॉन C1 + C2 आ रहा है तो ये भी C1 C2 अपॉन C1 + C2 आएगा और ये X टाइम्स आएगा। तो जो जो आसान वाली ब्रांच है उसका रिजल्टेंट निकाल के ब्रैकेट में 1 + रेशियो कर देना। कैलकुलेशन के अगर स्टेप बचाने हो थोड़े से तो ये मेरी बात ध्यान से देख लीजिए, काफी है। ऑलराइट, आगे चल रहे हैं। इसका आंसर शायद 9/4 आ गया है। इसका आंसर 9/4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बना लीजिए। ये 17 है और ये 10 है और ये 13 है और ये 5 है और ये 1 है। 13 और 5 और 1 ये यहाँ ऐसे जोड़ दिया गया है। और ये यहाँ ऐसे जोड़ दिया गया है। हाँ, ये डायग्राम, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपको ये बनाना है। अब थोड़े एक्स्ट्रा वायर्स हैं, इन वजह से आपको दिख नहीं रहा है कौन किसके सीरीज में है कौन किसके पैरेलल में है। करिए।
कुछ दे रहे हो आंसर? हमेशा आंसर बोलो। कॉपी पे बड़ा बड़ा लिख के दिखाओ। सर 9। हाँ कौन बोला? सर अमरजोत। हाँ अमरजोत, बहुत बढ़िया, शाबाश। कॉपी पे दिखाओ बड़ा बड़ा लिख के। हमेशा कॉपी पे लिखो बड़ा बड़ा और दिखाओ। हाँ 49 लिखा है क्या? 49/6। अच्छा चलो ठीक है, ओके ऑल राइट। इसका सही जवाब है 9। अमरजोत ने मुझे ठीक जवाब दिया है। इसका सही जवाब है 9। कारण ये है, मैंने जब ये क्लास शुरू की थी तो बताया था कि इफेक्टिवली अगर 5 कैपेसिटर हो, एक्चुअली आपने एक्स्ट्रा वायर दिख गया ना, तो अगर ये पॉइंट आपका x है तो ये भी x है, और ये पॉइंट y है तो ये भी y है। अब आप a और b और x और y को चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। अभी ब्रिज पढ़ रहे हैं तो हमें पता है। अब a से x के बीच में ये दोनों पैरेलल में है, a से x के बीच में ये 30 है, 17 + 30, ठीक है ना। a से y के बीच में 6 है, अब x से y के बीच में ये 5 है, अब x से b के बीच में 10 है, और ये दोनों b और y के बीच में है। ये भी b पे शुरू होकर y पे खत्म हो रहा है, ये भी b पे शुरू होकर y पे खत्म हो रहा है। ये 2 है, और a और b के बीच कैपेसिटी चाहिए, तो ये रेशो 3 है और ये रेशो भी 3 है। हाँ ये ब्रिज हटेगा तो ऊपर आएगा। मैं ये वाला रेशो निकाल लेता हूँ, और वाला रेशो 5 टाइम्स आएगा। नीचे का रेशो आ रहा है 12/8, 12/8 यानी 4/3। नीचे का रेशो 4/3 आ रहा है, तो आंसर ये आएगा। ऊपर का रेशो भी 4/3 आएगा, पर ऊपर का हर कैपेसिटर 5 टाइम्स ज्यादा है, फिर आंसर है 4/3 × 6, 8 आ रहा है। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई? कहाँ गड़बड़ हो गई? ये 30 हो गया, ये 10 हो गया, ये 6 हो गया, सर 80 है सर। और ये 2 हो गया। 80 आ रहा है शायद। यस सर। 6 4 24/12/10। नहीं, ये शायद गलत हो गया। अच्छा ये 6/2 है, हाँ ठीक है। 9 है सर। 6 2 12/8, 12/8 इसको मैंने 3 से डिवाइड किया, 4 से किया, 4 से किया, तो एक्चुअली हाँ ये 3/2 हो गया। 3/2। सही बात है, 3/2 ये, तो ऊपर भी 3/2 पर 5 टाइम्स आएगा, तो एक्चुअली ये 3/2 × 6 हो गया। हाँ तो ये 9 हो गया, सही है। ये थोड़ा गलत हो गया, ये मैंने 4 से डिवाइड किया तो 3/2 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है। अब आपको एक ये क्वेश्चन करना है, ये PQ पॉइंट है और ये RS पॉइंट है, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। अब कहता है अगर मैं बैटरी P और S के बीच जोड़ देता हूं, if a battery is connected between P and S, then will all the capacitors get some charge? तो क्या सारे कैपेसिटर्स पे कुछ चार्ज आएगा? अगर मैंने P और S के बीच बैटरी जोड़ दी है तो क्या हर कैपेसिटर पे चार्ज आएगा या कोई
कैपेसिटर अनचार्ज रहेगा। अब एक कैपेसिटर तो डायरेक्टली इसके पैरेलल में है ही, बाकी देख लो क्या ब्रिज बना रहे हैं। ये तो क्लियरली पैरेलल में है ही, क्या बाकी बैलेंस ब्रिज बना रहे हैं? पी और एस है, आर और क्यू जो है बाकी रोड है, आर और क्यू, ये भी क्यू है। तो ये दोनों मैं देख लेता हूँ। हाँ, ये रेशो और ये रेशो मैच कर रहा है, सब आइडेंटिकल है, मैंने नहीं बोला था, सारे आइडेंटिकल हैं। हाँ, ये दोनों ब्रिज बना रहे हैं, और तो सॉरी ये दोनों सी और सी सीरीज में हो गए, इनका रेशो और इनका रेशो मैच कर रहा है, और इनका रेशो और इनका रेशो भी मैच कर रहा है। भाई पी और एस के बीच बैटरी जुड़ी है, तो मैं चेक करता हूँ कि पी अपॉन पी है और इधर एस अपॉन एस है। अब पी से आर जाता हूँ और पी से क्यू जाता हूँ, एस से आर जाता हूँ और एस से क्यू जाता हूँ, और देखता हूँ क्या रेशो मैच कर रहा है। पी से आर में अगर गया तो सी, पी से क्यू में गया, पी से क्यू गया तो भी सी 1, एस से आर गया, एस से आर गया ये सी, और एस से क्यू गया तो भी सी। हाँ, ये बैलेंस है। अभी ये हट जाएगा, ये वाला कैपेसिटर अनचार्ज रहेगा। मतलब वो ये भी पूछ सकते हैं कि इस डायग्राम में कौन सा कैपेसिटर अनचार्ज रहेगा, तो जो ब्रिज है वो अनचार्ज रहेगा। दिस कैपेसिटर विल बी अनचार्ज। ये एक ऐसा खास सर्किट है, इसमें आप किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच एक कैपेसिटर जोड़ दीजिए तो बचा हुआ सर्किट एक बैलेंस ब्रिज बन रहा है। ऐसा लिख दीजिए, if we connect a capacitor between any two points of this circuit, if we connect a capacitor between any two points of this circuit, the remaining circuit is a balanced bridge. The remaining circuit is a balanced bridge. और इसीलिए ये भी क्या बात आई, resultant capacity between any two points of this circuit is resultant capacity between any two points of this circuit is 2C. एक ये C हो जाएगा, ये तो हट जाएगा, ये C/2 और ये C/2, तो C/2 plus C/2 plus C। ये वही डायग्राम है जो हमने किया हुआ था एक्चुअली। अब बस एक थोड़ी सी लास्ट बात बची है, ऐसा दे दीजिए, हॉरिजॉन्टल extension of WSB, horizontal extension of balanced Wheatstone bridge, horizontal extension of balanced Wheatstone bridge। मतलब ये तो ठीक ही है, ये तो ठीक ही है। अगर यहाँ पर ऐसी एक ब्रांच और जोड़ दी जाए तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। अगर ये C1, C2, C3 है और ये XC1 और ये XC2 और XC3 है, और ये पॉइंट ठीक है, चलो A है, ये B है, ये D है, ये E है, ये F है और ये G है। और में भी ये C डैश है और ये C डबल डैश है। जरूर आप समझते हैं कि जो मैंने क्लास के शुरू में समझाया था ना, जो AD पे ड्रॉप होगा ना वही AF पे ड्रॉप होगा, और उधर से अगर बात करूं तो जो BE पे ड्रॉप होगा वही BG पे ड्रॉप होगा। जो यहाँ ड्रॉप होगा वही यहाँ ड्रॉप होगा, जो यहाँ ड्रॉप होगा वो यहाँ ड्रॉप होगा, और जो यहाँ ड्रॉप होगा वो यहाँ ड्रॉप होगा। Therefore, D and F
are its same potential. And also E and G are at some other lower same potential. ठीक है, अगर ये 10 वोल्ट का पॉइंट है ना, तो हो सकता है ये 7 वोल्ट का पॉइंट हो और ये भी 7 वोल्ट का पॉइंट हो, तो भी यहाँ 3 वोल्ट गिर गया है, तो हो सकता है यहाँ पे 4 वोल्ट गिर जाए, ये चलो 5 वोल्ट गिर जाए, यहाँ 5 वोल्ट गिर जाए, ये 2 वोल्ट का पॉइंट बचेगा और ये भी 2 वोल्ट का पॉइंट बचेगा। सिमेट्री तो वैसी है जैसी मैंने शुरू में समझाई थी आपको, रेशियोज मैच कर रहे हैं, सिर्फ ये और ये और ये और ये नहीं, इन दोनों के भी रेशियो मैच कर रहे हैं। अगर ये C2/C3 है तो ये भी C2/C3 है, अगर ये C1/C2 है तो ये भी C1/C2 है। अगर ये रेशियोज मैच कर रहे हैं तो हमारे पास एक नहीं 2 ब्रिज है, लिख दीजिए देयर आर 2 ब्रिजेस एंड बोथ शुड बी रिमूव्ड, देयर आर 2 ब्रिजेस एंड बोथ शुड बी रिमूव्ड। बस अब ये क्लियर हो जाएगा आपको, अब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आंसर क्या आने वाला है। C1 C2 C3 अपॉन C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1 इंटू 1 प्लस x। ऊपर का अगर आंसर C1 C2 C3 अपॉन जो भी आ रहा है, नीचे का बस उसके x टाइम्स आएगा, क्योंकि ऊपर का जितना भी कैपेसिटर है नीचे का हर कैपेसिटर उसके x टाइम्स है। ये सब सीरीज में, ये सब सीरीज में और इनके रिजल्टेंट पैरेलल में। बेसिक सही करें तो ज्यादा अच्छा है, ये सारे मेथड बाद में कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि रेजिस्टर्स में ये डायरेक्टली लागू नहीं होगा, तो बेसिक सही करें तो अच्छा है, बट इट्स अप टू यू। अब ऐसे ही हेडिंग दे देते हैं, ये क्लियर है ना आपको कि दोनों ब्रिज हटाएंगे हम, दोनों ब्रिज हटाएंगे, कौन से दो ब्रिज हटेंगे वो देखना है। अब ऐसे ही है एक वर्टिकल एक्सटेंशन ऑफ WSB, वर्टिकल एक्सटेंशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ज्यादातर तो आपको बैलेंस ब्रिज ही देते हैं, तो वर्टिकल एक्सटेंशन में ऐसा बन जाता है। ये तो सब ठीक ही है, ये यहां पर भी ऐसा बन जाता है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट। अब अगर ये C1 है और ये C2 है और ये X C1 है और ये X C2 है, तो ये Y C1 और ये Y C2 आ जाए, और फिर ये C डैश और C डबल डैश आते हैं। आप जानते हैं कि कौन से दो कैपेसिटर हटेंगे, ये कैपेसिटर हटेगा और ये कैपेसिटर हटेगा, और उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सीरीज में, ये सीरीज में, ये सीरीज में, ये दोनों ब्रिज हैं, ये वर्टिकल एक्सटेंशन ऑफ WSB कहलाता है। रेशो अगर ऐसे हैं यहाँ पर, अगर ये 1 to 4 है और ये 5 है और ये 10 है और ये 20 है, तो ये रेशो मैच कर रहे हैं ना भाई। इधर 1/5, इधर भी 1/5, इधर भी 1/5, तो फिर ये कुछ भी हो। आई बात समझ में? ये दोनों ब्रिज हैं, इन दोनों को हटा दीजिए, सर्किट सॉल्व कर दीजिए। और एक बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन दे देता हूं,
सब कैपेसिटर सी के हैं, आपको रिजल्टेंट कैपेसिटी बतानी है।